हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले आप इसके 4 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। पहला था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड था एग्रीकल्चर सेक्टर, फोर्थ था इंडस्ट्रियल सेक्टर और फिफ्थ पॉइंट आज पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। ये फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, इसको समझते हैं। फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और जो हमारी जो फॉरेन ट्रेड था वो इंडियन इकोनॉमी के लिए उस टाइम सारी कंडीशंस इंडियन इकोनॉमी की अपोजिट थी। तो फॉरेन ट्रेड में भी कुछ ऐसा नहीं मिला इंडिया को। तो वो क्या क्या रीजंस थे। पहला है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो उस टाइम फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी कि वो एक्सपोर्टर तो था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मतलब है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितने थे उनका एक्सपोर्ट करता था। कहां करता था? ब्रिटेन की। और इंपोर्टर था फिनिश्ड गुड्स, वहां से तैयार जो गुड्स थे, वस्तुएं थी, उनको यहां लाया जाता था इंडिया में। अब एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो एटसेट्रा, इन चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता था वहां, और वहां से इंपोर्ट किया जाता था फिनिश्ड गुड्स को जो तैयार था, और कैपिटल गुड्स जो जरूरत के थे इंडिया में वो सारे इंग्लैंड से इंपोर्ट किए जाते थे। तो दोनों तरीके से उनका ही फायदा था। ये चीजें उनको उनकी नीड थी वहां इंडस्ट्री के लिए, तो इसलिए वो वहां के लिए एक्सपोर्ट कर देते थे, और वहां से जो फिनिश्ड गुड्स थे उनके लिए उन्हें सेल करने के लिए मार्केट चाहिए था, और वो मार्केट इंडिया में उन्हें बहुत अच्छा मिल रहा था, इसलिए वो वहां से यहां ले आते थे। सेकेंड पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में जो विदेशी व्यापार था इंडिया का, उसमें उनकी मोनोपोली थी। मोनोपोली कंट्रोल था, कहने का मतलब है सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चलता था, वो जो चाहते थे वही चलाते थे। क्या होता था? मोर देन 50% इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्रेट ब्रिटेन। 50% से ज्यादा जो भी फॉरेन ट्रेड होता था, विदेशी व्यापार होता था इंडिया की तरफ से, वो ब्रिटेन के लिए होता था, वहीं के लिए वो भेजते थे। दूसरी बात, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो यहां से एक्सपोर्ट किया जाता था रॉ मटेरियल, वो क्या था? वो ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए इनपुट का काम करता था, यानी कि ब्रिटिश जो इंडस्ट्री थी उन्हें चलाने के लिए जरूरी होता था, रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता था। एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो वहां से तैयार माल यहां मंगाया जाता था फ्रॉम ब्रिटेन, तो प्रोवाइड ह्यूज मार्केट द ब्रिटिश इंडस्ट्री। वो ब्रिटिश इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में देता था। थर्ड है सरप्लस ट्रेड बट ओनली द बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिश। ट्रेड सरप्लस था, लेकिन बेनिफिट किसका होता था? ब्रिटिशर्स का होता था, अंग्रेजों का होता था। अब सरप्लस ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं और इंपोर्ट कम होते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है यहां से ज्यादा भेजते हैं हम विदेशों में, और वहां से इंपोर्ट कम करते हैं, तो उसे सरप्लस ट्रेड कहा जाता है। और सरप्लस ट्रेड जिस कंट्री का होता है उसे फायदा होता है। तो यहां क्या था? ट्रेड तो सरप्लस था, यानी कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे और कम इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट की मात्रा ज्यादा थी, लेकिन फायदा किसका था? ब्रिटिशर्स का था। तो और जो उस ट्रेड से एक्सपोर्ट जो एक्स्ट्रा यानी कि सरप्लस ट्रेड था, उससे जो भी बेनिफिट्स थे वो क्या करते थे? वो डेवलपमेंट, इंडिया की डेवलपमेंट में बिल्कुल खर्च नहीं किए जाते थे, यहाँ के विकास कार्य में नहीं लगाए जाते थे। ट्रेड सरप्लस वाज यूज्ड टू मीट, किसके लिए यूज किए जाते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो उनका प्रशासनिक खर्चा था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस,
जो ग्रेट ब्रिटेन से यहाँ जो ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज आए थे, उन्होंने जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी वो यहाँ पर राज करते थे, जो भी उनके अधिकारी थे, जो उनका शासन था, उसके लिए खर्च किया जाता था। और दूसरा, एक्सपेंसेस फॉर वॉर फॉर्ड बाय ब्रिटिशर्स, और अंग्रेजों के द्वारा जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी उसके लिए वो खर्च होता था। जो भी सरप्लस यहाँ से जाता था, जिससे फायदा होता था, वो सब इन कामों में खर्च किया जाता था। इंडिया के डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं किया जाता था। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे का। अब पढ़ते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है जननांकीय प्रोफाइल, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी लाइफ क्या थी, और उनका डेथ रेट और बर्थ रेट वगैरह क्या था, वो सब चीजें इसमें आती हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। इसमें सबसे पहले है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये दोनों बहुत हाई थे, यानी कि बर्थ भी ज्यादा होता था, जन्म भी ज्यादा लोगों का होता था, ज्यादा बच्चों का होता था, और मृत्यु भी ज्यादा लोगों की होती थी। दोनों बहुत ज्यादा थे। तो कारण उसका अगर हम ये देखा जाए कि जहां डेथ भी ज्यादा हो रही है और बर्थ भी ज्यादा हो रहा है, तो इट मीन्स कि मैसिव पॉवर्टी, यहाँ गरीबी ज्यादा है। जहां गरीबी ज्यादा होती है वहां उसी कंडीशन में ये दोनों चीज हाई होती है। सेकेंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम उम्र के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है मृत्यु दर। जो 1 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर थी, यानी मोर्टेलिटी रेट था, वो भी बहुत ज्यादा था। यानी कि 1000 से अगर 1000 छोटे बच्चे होते थे 1 साल से छोटे, तो उसमें से 218 एक्सपायर हो जाते थे। यानी कि 218 अपॉन 1000, यानी कि 1000 में से 218 बच्चे एक्सपायर हो जाते थे। वाइल एट प्रेजेंट, जबकि आज की कंडीशन क्या है, 1000 में से केवल 34 ही एक्सपायर होते हैं। और ये ज्यादा होने का रीजन क्या था, ये क्या शो करता है, ये पुअर हेल्थ केयर को शो करता है कि जो गरीब, जो हमारी हेल्थ केयर थी, स्वास्थ्य विभाग था, वो बहुत ज्यादा पुअर था, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद थर्ड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि जीवन उसका कितना एक्सपेक्ट किया, कितना आदमी का जीवन मान के चलते हैं कि आज की डेट में, मतलब इन प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स मानी जाती है। जो भी सर्वे है उसके अकॉर्डिंग आज की इन प्रेजेंट जो साधारण एक एवरेज एज मानी जाए तो एवरेज एज 68 ईयर्स मानी जाती है। लेकिन उस टाइम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम तो ये क्या थी, बहुत कम थी, यानी कि 32 ईयर थी। अगर एवरेज देखा जाए, कोई 60 ईयर में एक्सपायर हुआ, कोई 20 ईयर में हुआ, कोई 15 ईयर में, एवरेज निकाला जाए तो उस टाइम 32 ईयर लाइफ मानी जाती थी, जो कि आज 68 ईयर मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग कितने थे, वेरी लो, बहुत कम था, 16% था। यानी कि 100 में से 16 लोग ही हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, यानी कि कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, ये लिखना पढ़ना जानते थे उस टाइम। इट रिफ्लेक्ट्स सोशल बैकवर्डनेस, और इससे ये हमें प्रतीत होता है कि उस टाइम सोशल बैकवर्डनेस बहुत थी, यानी कि समाज में जागरूकता नहीं थी, समाज बहुत पीछे था। और उसमें एक चीज और देखें, अगर फीमेल का परसेंटेज देखें लिटरेसी का, तो वो तो 7% था। यानी कि फीमेल तो 100 में से केवल 7 ही पढ़ी लिखी होती थी, जो केवल इतना पढ़ना लिखना जानती थी, वो केवल 7 ही होती थी। तो ये इंडिकेट करता है जेंडर वाइज को, यानी कि उस टाइम जो मेल और फीमेल का भेदभाव बहुत किया। जेंडर वाइज का मतलब भेदभाव करना, ये भेदभाव बहुत किया जाता था सोसाइटी में कि मेल है यानी कि लड़का है तो उसे पढ़ाओ, और लड़की है तो उसे मत पढ़ाओ। तो ये शो करता है। उसके बाद 7
अगला 7 पॉइंट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि उस टाइम व्यवसाय कैसा था लोगों का, तो उसमें 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में लोग लगे हुए थे। 72.7% लोग प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे थे, यानी कि कृषि के कार्यों में लगे हुए थे। उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर आता है पहले, कृषि का, खेती का काम। दूसरा एग्रीकल्चर लेबर, खेती के काम में लगे हुए मजदूर। फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें यानी कि प्लांटेशन यानी कि फॉरेस्ट्री और फिशरीज मछली पालन, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, और माइनिंग खानों का, जहां से कोई चीज, खदानों का काम जैसे बोलते हैं, जहां से खुदाई होती है, यानी कोई चीज मिट्टी वगैरह खोदना और ढोना और ये सब चीजें, ये सब चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर से थी, प्राइमरी सेक्टर से। वो 72.7% था। सेकेंडरी सेक्टर में 10%, 1% ही था सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? इंडस्ट्रियल एरिया आता है सारा, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं। दूसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस आते हैं, ये कंस्ट्रक्शंस का वर्क सेकेंडरी सेक्टर में, उसमें बहुत कम लोग लगे थे, वो थे 10.1% लोग। और टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र जिसे बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर 17.2% था केवल, जिसमें क्या चीजें आती हैं? ट्रेड एंड कम्युनिकेशंस आते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार आता है। दूसरा इसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आती हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज आती हैं, और कम्युनिकेशंस आता है, अदर सर्विसेज आती हैं। ये सब मिला के 17.2% था, टोटल 100% हो गया। तो ये कंडीशन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की थी उस टाइम। ऑक्यूपेशनल यानी कि व्यवसाय हमारा किस तरह से था। अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे जो कि जीडीपी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में सहायता नहीं कर पाता था। इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड थी। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आज चैप्टर एंड हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक और सोशल दो तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग एंड पावर जनरेशन, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, और बैंकिंग और पावर जनरेशन यानी कि एनर्जी, बिजली। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज, ये सब आती हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो उस टाइम, दैट टाइम इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर वाज, जो उस टाइम इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था उसे समझ लीजिए। देखिए उसमें रेलवेज वर डेवलप्ड। उस टाइम इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? रेलवे को डेवलप कर रहे थे ब्रिटिशर्स, यानी कि अंग्रेज जो थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रेलवे को डेवलप कर रही थी। क्यों कर रही थी? टू वाइडनिंग साइज ऑफ मार्केट, अपने मार्केट का साइज बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वो इसको रेलवे को डेवलप कर रही थी। दूसरी बात, पोर्ट्स वर डेवलप्ड। जो पोर्ट्स थे, जहां पर समुद्री जहाज आके रुकते थे, उनका इंग्लैंड से माल लेके आते थे, तो उन्हें डेवलप किया जा रहा था, वो डेवलप हो रहे थे। किस लिए? टू हैंडल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो ब्रिटेन के साथ होता था उसे हैंडल करने के लिए। तीसरी बात, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप्ड। जितने पोस्ट और टेलीग्राफ थे, यानी कि पोस्ट की व्यवस्था थी और टेलीग्राफ की जो फोनिंग कॉल्स की जो भी व्यवस्था थी, वो डेवलप हो रही थी। इसलिए हो रही थी टू एनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जिससे कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक सेवाएं जो हैं और अच्छी हो जाएं, वो ग्रेट ब्रिटेन से सीधी सीधी बात कर सकें, या इंडिया में अलग अलग जगह पर जो भी उनके ऑफिसर्स होते थे, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में, उनसे आपस में बातचीत हो जाए, उसके लिए इन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ को डेवलप किया। रोड्स वर डेवलप, कुछ रोड्स को डेवलप किया। तो रोडवेज को डेवलप करने का मतलब है इसलिए किया कि ट्रांसपोर्टेशन टू द पोर्ट्स, वो पोर्ट्स तक ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाए,
जिससे कि हर जगह से, हर सिटी से, हर स्टेट से सामान को जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है वो आराम से पोर्ट तक जा सके। कहने का मतलब है इसमें कहीं ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए कुछ किया गया हो, केवल उन्होंने अपने फायदे की चीजें डेवलप करी हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर में उस टाइम था। और इम्पैक्ट ऑफ, अब इसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, यही इंफ्रास्ट्रक्चर था उस टाइम। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें इस चैप्टर का है इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। इंडिया में रेलवे का, जो उन्होंने रेलवे चलाया उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ा, तो उसका प्रभाव कैसा पड़ा। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स थोड़े से लिख रखे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा उसका, एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, जो घरेलू बाजार था उसका विस्तार हुआ। दूसरा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिन किसानों को अपनी चीजें कुछ बेचनी थी मार्केट में, इधर उधर जाना था, वो इजी हो गया। रोड या कुछ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो उन्होंने अपने लिए किया था उसमें कुछ जो उनके किसानों का वो भी फायदा होने लगा, तो ये कमर्शियलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का। तीसरा, टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस, जो ज्यादा दूर जाना होता था, पहले पैदल जाना होता था, बहुत टाइम में आदमी पहुंचता था, तो उन्होंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे करके ये जो डिस्टेंस का बैरियर है उसको ब्रेक कर दिया अंग्रेजों ने। तो ये रेलवे ने, जो रेलवे चला करके, तो वो जो बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, चलने में टाइम ज्यादा लगता था, तो वो ब्रेक हो गया, तो आसानी होगी पहुंचने में। फोर्थ पॉइंट है फास्टर मूवमेंट टू फूड ग्रेन्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री के किसी दूसरे पार्ट में फूड ग्रेन्स यानी कि खाने पीने का सामान पहुंचाना है, जहां बहुत ज्यादा भुखमरी या अकाल की कंडीशन हो जाए, तो वहां पहुंचाना है, लोगों को जीवित रखना है, तो वहां जाने के लिए ये फास्टर मूवमेंट हो गया, जल्दी से सामान पहुंच सकता था। तो ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे रेलवे के। और नेगेटिव पॉइंट्स रेलवे के क्या थे, कंट्रीब्यूटेड टू द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। रेलवे ने जो कॉलोनियल जो उपनिवेश यानी कि जो अंग्रेजों का जो एक्सप्लॉयटेशन था, जो शोषण था, उसको और ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि और उन्होंने रेलवे की सहायता से और जो इंडिया का रॉ मटेरियल है उसे ब्रिटेन पहुंचाना और ज्यादा इजी हो गया उनके लिए, तो आराम से वो पोर्ट तक पहुंच जाता था, जिससे कि वो फिर वहां से उसे वो ग्रेट ब्रिटेन तक पहुंचा देते थे। दूसरा पॉइंट है इसमें बैड इंपैक्ट ऑन द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पर इसका बहुत बुरा प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि फॉरेन ट्रेड में ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगा रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ज्यादा होने लगा फिनिश्ड गुड्स, जिससे कि इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया की इकोनॉमी पर खराब पड़ा। जो इंडिया के जो इंडस्ट्रीज थी, जो घरेलू इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो सारी खत्म हो गई। और उसके बाद थर्ड है स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो इससे जो इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट था, घरेलू मार्केट था, इंडिया के अंदर का जो मार्केट था, वो सारा फेमस वो ज्यादा किसके लिए फैल गया, ज्यादा हो गया, फैलाव उसका ज्यादा ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए हो गया, यानी कि ब्रिटेन से आई हुई चीजें हर मार्केट में मिलने लगी, क्योंकि उन्होंने रेलवे को काफी जगह फैला दिया, जिससे इजीली ये वहां चला जाता था सामान उनका, और जिससे मार्केट पर कब्जा कर लिया उन्होंने। तो इस तरह से आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से समझ लें, वीडियो को अच्छे से देखें, हर चीज को समझें, बहुत जल्दबाजी में ना देखें, बहुत अच्छे से समझ के इसे करें। इसके नोट्स बना लें और रनिंग नोट्स अपनी कॉपी में बनाएं, साथ में रिवीजन करते रहें, और जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं या जो बुक आपके पास है उसमें भी पढ़ें। और उसके बाद थोड़ा सा इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करते रहें, जिससे कि आपका और हमारा जो ये पढ़ाई का एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है ये बना रहे, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे उतना पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है। सो प्लीज इसे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।